नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आप बात करेंगे कमोडिटी मार्केट की। आज चूंकि दिन का बाजार बंद था तो शाम के कारोबार में बुलियन में, मेटल में, एनर्जी मार्केट में किस तरह का ट्रेड हो रहा है ये हम आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं। शाम 5 बजे नॉन एग्री का मार्केट ओपन हुआ है, तो देखते हैं कि इस वक्त किस तरह की ट्रेडिंग हो रही है और वहाँ पर किस तरह की हलचल है। गोल्ड में 7 रुपये की नरमी है, 30,624 के स्तर पर है MCX पर गोल्ड। चांदी का भाव 37,309 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है और कच्चा तेल मामूली गिरावट के साथ या यूं कहें कि एक रेंज बाउंड ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 5100 के नीचे। मेटल मार्केट को देखें तो कॉपर में करीब 0.25% की कमजोरी है, जिंक में मजबूती है और निकल का भाव एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है 898 के स्तर पर। तो कुल मिलाकर मार्केट में कोई बड़ी हलचल नहीं दिख रही है और एक रेंज में ही आज बाजार ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो यह है मार्केट का ताजा अपडेट, किस तरह से मार्केट ओपन हुआ है और अभी किस तरह का ट्रेड हो रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की, एक महत्वपूर्ण खबर की। खबर यह है कि सितंबर के महीने में मानसून की चाल बेहद सुस्त हो गई है और अगर ये रफ्तार अगले कुछ दिनों तक कंटिन्यू रही तो माना यह जा रहा है कि 17 साल में सितंबर के महीने में सबसे कम बारिश होगी। इस बात की आशंका दिख रही है। ये आपकी स्क्रीन पर आंकड़े हैं, आप देख पा रहे हैं। जो 4 महीने का मानसून का सीजन होता है वहां पर कितनी बारिश हुई है ये हम आपको दिखा रहे हैं। जून, जुलाई, अगस्त ये 3 महीने सामान्य के मुकाबले बहुत ही कम बारिश, यहाँ पर बहुत फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन जो सितंबर का महीना है 19 सितंबर तक 32% तक कम बारिश हुई है। ऐसे में अगर अगले कुछ दिनों तक हालात यही रहते हैं तो सितंबर का महीना मानसून के लिए 17 साल में सबसे खराब रहेगा। और बड़ी बात यह है कि सितंबर में केरल में भी औसत से करीब 92% कम बारिश हुई थी, जबकि जुलाई अगस्त में भारी बारिश से केरल में भीषण बाढ़ आई थी। लेकिन सितंबर के महीने में केरल में भी मानसून की बारिश काफी कम हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में अच्छी बारिश हो सकती है। इसके क्या मायने हैं और इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये बताने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं DS पई हैं, IMD के साइंटिस्ट हैं। पई साहब, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। जो आप लोगों का फोरकास्ट था इस बार नॉर्मल मानसून का, क्या अब आपको लगता है कि वो फोरकास्ट गलत साबित हो जाएगा? क्योंकि अब तक सामान्य के मुकाबले 10% कम बारिश है, महज 10 दिन बचे हैं मानसून के सीजन को खत्म होने में। देखिए, अभी जो हम लोग 10 दिन और देखेंगे और इसके बीच में जो डिप्रेशन फॉर्म हुआ है बे ऑफ बंगाल में, उसके कारण सेंट्रल इंडिया में जैसे आपने बताया उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ये एरिया और नाइबरिंग नॉर्थ वेस्ट इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया में भी रेनफॉल हो सकता है। इसकी वजह से इंप्रूवमेंट हो सकता है नेक्स्ट 4-5 दिन में। ओके, आप कह रहे हैं कि 4-5 दिनों में मानसून में सुधार की गुंजाइश है। सर, देश के ऐसे कौन कौन से इलाके होंगे, अगर थोड़ा सा और डिटेल में आप बता पाएं, जहां पर इन 3-4 दिनों में अच्छी बारिश की उम्मीद बन रही है? जैसे मैंने बताया ना, अभी जो मानसून डिप्रेशन जाएगा मानसून ट्रफ जोन से, तो सेंट्रल इंडिया में जैसे उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और वो अप टू राजस्थान तक जा सकते हैं ये डिप्रेशन। और उसके आसपास का जो पेनिनसुलर इंडिया का रीजन और नॉर्थर्न रीजन है उधर भी बारिश मिल सकती है। राजस्थान को लेकर जो खबरें आई हैं कि राजस्थान के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं खेती वाले जहां पर 1 महीने से बारिश बिल्कुल नहीं हुई है, फसलें सूख रही हैं, फसलें खराब हो रही हैं। क्या राजस्थान को लेकर स्पेसिफिक कोई अनुमान है आपका कि अलग अलग इलाकों में जो खेती वाले इलाके हैं, खास करके गंगानगर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, इन इलाकों में कैसी बारिश की उम्मीद है? नहीं, इतना थोड़ी ये डिप्रेशन उधर तक जाते हैं थोड़ा बारिश हो सकती है, लेकिन ईस्टर्न पार्ट में मिलेगा। बहुत नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट पार्ट्स में चांस कम है, क्योंकि बाय द टाइम सिस्टम उधर तक पहुंचते ही वीक हो सकता है। एक चीज सर आप और बताएं कि जो पूरा जो सीजन होता है मानसून के 4 महीने का, उसमें सितंबर की बारिश की कितनी बड़ी भूमिका होती है? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं एक्सपर्ट कि सितंबर की कम बारिश का जो बड़ी खरीफ की फसल है उसके ऊपर कोई बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है,
क्योंकि जुलाई अगस्त में बुआई पूरी हो गई है, फसल मैच्योर होने वाली है, तो ऐसे में क्या ये जो कम बारिश हम देख पा रहे हैं सितंबर के महीने में, क्या वाकई इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होने वाला है फसलों पर? जनरली सितंबर रेनफॉल अराउंड 19 to 20% है सीजनल का। ये हमें जुलाई अगस्त में और जून में अच्छी बारिश मिली है मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में। तो एग्रीकल्चर अभी बीच बीच में कुछ बारिश मिली तो उसको इनफ है, लेकिन कोई कोई इलाके में यदि बारिश नहीं हुआ इवन जुलाई में भी अगस्त में, वो एरियाज में थोड़ा तकलीफ हो सकती है। अदरवाइज मोस्टली सितंबर में बारिश मिलेगी। मेनली ये जो सितंबर में बारिश मिलेगी ये विंटर जो एग्रीकल्चर है उसके लिए भी अच्छी है। हाँ, एक आखिरी सवाल मिस्टर पई आपसे ये कि अब आपका अपना अनुमान क्या है, क्या ये सीजन की समाप्ति कमजोर मानसून के साथ होगी और क्या अब आपको लगता है कि सीजन में सामान्य के मुकाबले कम बारिश ही रहेगी? थोड़ा अभी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, 2-3% का ये, तो मोस्टली थोड़ा बिलो नॉर्मल रहने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका डीएस पई इस पूरे अपडेट के लिए। तो अभी आप सुन रहे थे आईएमडी के साइंटिस्ट को, जिन्होंने कहा है कि इस सीजन में सामान्य के मुकाबले कम बारिश की संभावना ज्यादा है, क्योंकि अभी भी पूरे सीजन का जो डेफिसिट है वो 10% है, यानी अब तक 1 जून से अब तक सामान्य के मुकाबले 10% कम बारिश हुई है। 10 दिन बचे हैं इस सीजन के, तो ऐसे में 10% की रिकवरी मुमकिन नहीं है, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। लेकिन एक और बात है जो एग्रीकल्चर मार्केट के एक्सपर्ट कहते हैं, वो ये कि जो खरीफ की फसल है, खास करके धान और जो बाकी फसलें हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो 3 महीने थे मानसून के, जून जुलाई अगस्त, ये तीनों महीने जो डिस्ट्रीब्यूशन है बारिश का वो बेहतर हुआ है। चलिए, हमारे साथ अब अजय केडिया जुड़े हैं और साथ ही बीरेन वकील हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बीरेन वकील, हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई थी 2 दिन पहले कि राजस्थान में कम बारिश से ग्वार की फसल को नुकसान की आशंका बढ़ गई है। इस रिपोर्ट के बाद जो अभी हम दिखा रहे हैं कि सितंबर का महीना 17 साल में मानसून के लिहाज से सबसे खराब रहने वाला है, क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? जब से मैं बाज़ार में आया हूँ करीबन 1992 से, तो ये शायद पहला सितंबर होगा कि इतना ड्राई और इतना कमज़ोर मैंने देखा होगा, स्पेशली फॉर गुजरात एंड राजस्थान। क्योंकि बाड़मेर और जैसलमेर काफ़ी बड़ा एरिया है और जो फसलें प्रभावित है इसमें मैं केस्टर, गवार, इसको मैं मानता हूँ कि इसको थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट जरूर हुआ होगा। कॉटन के बारे में अभी काफ़ी फैंसी फोरकास्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छी यील्ड का, बट इसमें भी मैं अभी भरोसा नहीं रख सकता हूँ। ठीक है। जहाँ तक मानसून का सवाल है तो 20-25% डेफिसिट वाले बहुत सारे इलाके हैं, काफ़ी एरिया ऐसा है कि जो बिलो 20% डेफिसिट होगी, और हीट वेव है, ये देखते हुए भी यील्ड के जो फैंसी फोरकास्ट है उसको मैं ओवरली ऑप्टिमिस्ट मानता हूँ। अजय केडिया, आपका अपना असेसमेंट क्या है एग्री कमोडिटी को लेकर के, खास करके ग्वार, कॉटन, कैस्टर, इन तीनों कमोडिटी पर क्या व्यू है आपका? गुड इवनिंग मिथुन। देखिए, गवार की बात करें तो गवार में ऑलरेडी हमें जैसे ऑलरेडी पूर्वानुमान था कि सितंबर मंथ में बारिश कम होनी चाहिए, और आज की जो फिगर्स देख रहे हैं सितंबर मंथ में वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं और इन द लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन है। नो डाउट अगले हफ्ते थोड़े बहुत बौछार आ सकती है, बट ओवरऑल हमें लगता है कि जो डैमेजेस होना था वो इम्पैक्ट कर चुका है। खासकर गवार की बात करें तो जिस ढंग से टेक्निकली भी मार्केट काफ़ी होल्डेड है, तो मुझे लगता है गवार में आने वाले दिनों में और तेजी बढ़ सकती, जो 5100 तक का लेवल दिखा सकती। कॉटन में हमने नो डाउट पहले एक अच्छी खासी तेजी देखी, थोड़े से डिमांड कंसर्न जरूर है, उसकी वजह से प्राइजेस अंडर परफॉर्मिंग है, बट ओवरऑल कॉटन में भी मुझे नहीं लगता कोई बड़ी गिरावट आनी चाहिए, प्राइजेस सपोर्ट होएगा, और कैस्टर में भी मुझे लगता है तेजी का रुख रहना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये तो मानसून की खबर और उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है एग्री वायदा के ऊपर, ये हमने आपको बताया। लेकिन अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। आपको एक बार फिर से नंबर बता दें, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। इसके अलावा आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बन रहे हैं। और हमारे साथ पहला सवाल लेकर जुड़े हैं मदन लाल भटिंडा से। पूछिए मदन लाल जी।
नमस्कार मर्दंग में। नमस्कार, पूछिए। मेरा सवाल वीरेंद्र वकील से है जी। दोबारे के लॉन्ग, इस बार बारिश तो बहुत कम हुई है राजस्थान में, दोबारे का लॉन्ग टाइम भविष्य क्या है, ये बात यही जानना अभी हम वही बात कर रहे थे। 4300 के भाव पर आपने 3 लॉट बाय किया है। वीरेंद्र वकील जी ये जानना चाहते हैं कि इनको अभी इस भाव पर बने रहना चाहिए मार्केट में? ये जो प्राइस है उनका, उनसे उनका डाउनसाइड रिस्क मेरे हिसाब से लिमिटेड है, अपसाइड पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा है। मुझे नियर टर्म रेंज इसकी 4100 4800 लग रही है। तो यहाँ से डाउनसाइड 200 का है, अपसाइड इसका 500 का है। ये जो नियर टर्म रेंज है आपका, ये नियर टर्म कितने दिनों का है? एकदम नियर टर्म नहीं है, ये कम से कम 3-4 वीक का है। 3-4 वीक में आप कह रहे हैं कि 4800 का भाव दिख जाएगा? गवार ऐसी चीज है जो जिसकी प्राइस स्विंग और वोलेटिलिटी नॉर्मल कमोडिटी से जरा हटके होती है। ठीक है। किशन है चूरू राजस्थान से, पूछिए किशन। नमस्कार सर जी। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा वकील जी से सवाल है गुआर पे, कि मेरे गुआर खरीदना है, किस लेवल पे खरीदना चाहिए, कि चालू भाव पे खरीद लें या कुछ वेट करें, क्या करना चाहिए? किशन जी आज लगातार ग्वार पर ही सवाल आ रहे हैं, तो क्या ताजा भाव पर 4300 के आसपास आप ग्वार खरीदने की राय देंगे? मैं बेसिकली फ्यूचर पे बाइंग करना थोड़ा कम प्रेफर करूंगा, लेकिन जो नया गवार मिल रहा है 4050 4100 के आसपास, उसमें अच्छा सा माल बटोर के फिजिकल बाई करना प्रेफर करूंगा, फिर आगे हेज कर दूंगा। क्योंकि फसल कमजोर है लेकिन पुराना कैरी इतना है कि इसको शॉर्टेज या पाला खाद जिसको डेफिसिट बोलते हैं, डेफिसिट नहीं होने देगा। ओके, सुधीर कुमार हैं भिवानी से, पूछिए सुधीर जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। सर मैं ये पूछ रहा हूँ ग्वार के ऊपर, सर ये जो हालात तो बहुत खराब है फसलों की सर, गवर्नमेंट आंकड़े बढ़ा चढ़ा के दे रही है, मानसून भी कम है, तो सर मैं इस हिसाब से पूछ रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म, मुझे केडिया जी बहुत अच्छी बात बताते हैं ग्वार सीड के बारे में, लॉन्ग टर्म व्यू देते हैं, मैं बहुत पसंद करता हूँ। अब इनसे ये पूछ रहा हूँ मैं, जनवरी फरवरी तक ग्वार मैक्सिमम मतलब क्या भाव हो सकता है? 6000 7000? जनवरी फरवरी तक ग्वार का मैक्सिमम भाव अजय केडिया जी क्या हो सकता है? देखिए 2018 में हमारा प्रोजेक्शन था कि 48 से 5100, तो ऑलरेडी हमने 47 के आसपास का भाव जरूर जाते हुए देखा। ठीक है। एज ऑफ नाउ सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा 5100-5150 का रेंज जो हम लोग मिड ऑफ नवंबर तक देख रहे हैं। अगर जनवरी तक एवरीथिंग अगर लाइन में रहता है तो नो डाउट प्राइजेस 6400 से 6500 तक का भी लेवल दिखा सकता है, बट वो काफ़ी अर्ली रहेगा एट दिस मोमेंट कहना। नवंबर तक हम एक बार 5100-5150 तक का आउटलुक लेके चल रहे हैं। उसके बाद अगर सिनेरियो सेम रहता है तो वी कैन सी 64-6500। ओके, ठीक है। तो जितने भी जानकार हैं ग्वार को लेकर सबकी एक राय है कि ग्वार में एक बड़ी तेजी आगे खड़ी है, क्योंकि क्रॉप डैमेज होने की बात चल रही है, कैरी ओवर स्टॉक लास्ट ईयर के मुकाबले कम है, तो ऐसे में डाउन साइड रिस्क कम है और ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है। चलिए अगला सवाल है रूपा वैद्य का, जो कि कोलकाता से हैं, पूछिए रूपा। टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए प्लीज। टीवी का वॉल्यूम कम करो, बोल रहे बड़ा जी, पूछें। हेलो जी, पूछिए। बोल रहे हैं क्रूड 2 लॉट मेरा सेल किया हुआ है। ओके, क्रूड 2 लॉट सेल किया हुआ है 5080 में। 5080 पर आपने 2 लॉट कच्चा तेल बेचा है। हाँ, आज और कॉपर सेल किया हुआ है 2 लॉट 3480 पैसा में। ओके, कॉपर भी अपने, कॉपर किस भाव पर बेचा है आपने? 3480 पैसा में। 434.80 पर आपने कॉपर बेचा है और 5080 पर क्रूड बेचा है। अजय जी बताइए क्या करना चाहिए इनको? देखिए पहले अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो हमने काफ़ी वॉलिटिलिटी आते हुए देखी। इनफैक्ट 5 बजे से पहले भी हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप के एक स्टेटमेंट आया था जिसमें बोला गया था कि मोनोपोली जो मिडिल ईस्ट में है उनको प्राइस कम करना चाहिए। उसके बाद हमने प्राइजेस में थोड़ी गिरावट भी देखी, तो एक थोड़ा असमंजस वाला सिचुएशन बना हुआ रहेगा। रुपी भी स्ट्रेंथ हुई है पोस्ट, उसके बाद भी हमने देखा प्राइजेस में थोड़ा ड्रॉप आया। मेरी सलाह जब तक ये 5020 के नीचे नहीं जाता, ट्रेंड थोड़ा सा एक पॉजिटिव दिखा रहा है 5140 5150 उसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तो बेटर इनका जो शॉर्ट पोजीशन है 5080 का उसमें निकलिए।
5000 यहाँ पे एक बार चाहिए तो बाइंग कर सकते हैं। ऊपर में मुझे लगता है 5150-60 तक का एक शॉर्ट टर्म जब देखने मिल जाएगा। वहीं अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर में मैं काफ़ी बुलिश हूँ। जिस ढंग से Q4 में हम लोग हमेशा देखते हैं कि चाइना से डिमांड भी बढ़ती है और जो ट्रेड वॉर है वो कहीं ना कहीं डिस्काउंट हो चुका है मार्केट में। एनवायरमेंटल कंसर्न्स का कुछ अपडेट आता है तो डेफिनेटली प्राइजेस में और जंप मिल सकता है, तो बेटर है कॉपर से निकल जाइए। ऊपर में हमें लगता है कि 44 से 48 तक के भी लेवल कॉपर में। आप ये कह रहे हैं कि कॉपर में और क्रूड में पोजीशन को कंटिन्यू ना करें, अभी आपके लिए एग्जिट कर जाना बेहतर होगा, क्योंकि आगे आपको और नुकसान हो सकता है, क्योंकि दाम गिरने की संभावना फिलहाल इन्हें नहीं लग रहे हैं। तो ऐसे में आपके लिए इस ट्रेड को एग्जिट करना बेहतर होगा। और अगर आप नया ट्रेड करना चाहते हैं तो जो लेवल आपको रिकमेंड किया जा रहा है 435 का कॉपर में बाइंग का, 2 रुपये नीचे का भाव दिखे तो आप एक बार फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। ये आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। सवाल जवाब का सिलसिला जारी है और अगला सवाल है उत्कर्ष जैन का, दिल्ली से हैं हमारे साथ। पूछिए जैन साहब। सर कॉपर सेल कर रखी है 433 पे, 433 पर आपने 10 लॉट कॉपर बेचा है। बीरेन भाई क्या सुझाव है आपका? मार्केट तो अभी ऊपर है, लेकिन क्या उम्मीद करनी चाहिए आगे के लिए? क्या कुछ ट्रेंड आपको आगे नेगेटिव दिख रहा है? इनको अभी होल्ड करना चाहिए? शॉर्ट साइड में बने रहना चाहिए। इसमें मंथली जो 6 रुपया कैरी चार्ज है वो फ़ायदा है, और इस भाव का कॉपर अबव 440 मुझे सस्टेनेबल नहीं लग रहा है। आगे वापस 420 दिख रहा है। अच्छा ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बने रहें, 420 तक भी भाव आ सकता है। प्रदीप कुमार हैं अमृतसर से। पूछिए प्रदीप। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए सर। बीरेन वकील सर से हमारा सवाल है सर, मैंने जिंक के 3 लॉट बाय किए हुए हैं 176 पर, और चांदी है 38,000 पर 3 लॉट। सर क्या करूं मैं इसका? 36,000 पे है चांदी आपके पास? कहाँ पर टारगेट हो गए? बाइंग है आपकी चांदी में भी? हाँ जी सर। बताइए बीरेन जी। सिल्वर में आप 38,000 के आसपास निकल जाओ, क्योंकि इसमें कैरी कॉस्ट ज़्यादा होता है। जिंक में बने रहो। इसका स्टॉप लॉस आप 17480 रखो या 17440 रखो। टारगेट 178 179 रखो। ओके ठीक है। क्रूड को लेकर के अजय जी आपका क्या व्यू होगा लॉन्ग टर्म के लिए? लंबे समय में क्या कुछ क्रूड में, जो आपने कहा कि तेजी तो रहेगी कच्चे तेल में, लेकिन लॉन्ग टर्म यानी अगर 1 से 1.5 महीने का टारगेट ध्यान में रखा जाए तो क्या आप देख रहे हैं लेवल क्रूड का? मुझे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमने पिछले 2 महीने में क्रूड में आते हुए देखा। खास करके अगर ये हफ्ते की बात करें तो सऊदी ने जो वर्ड्स बोले हैं कि 80 पे वी आर कंफर्टेबल फॉर ब्रेंट, तो वो काफ़ी एक चौंकाने वाली बात है। और मुझे नहीं लगता है कि देखो, एक तरफ यूएस जो 2 साल पहले इंपोर्टर हुआ करता था आज एक्सपोर्टर है, तो क्रूड प्राइस अगर बढ़ते हैं तो विन विन सिचुएशन है मिडिल ईस्ट के लिए भी और यूएस के लिए भी। बट डिस्पाइट दैट हमने देखा कि WTI है जो 66 के नीचे नहीं जा पा रहा या 71 के ऊपर नहीं जा पा रहा। जब तक ये दायरा ब्रेक नहीं करता है, मुझे लगता है कि अगले 1 महीने मार्केट ये दायरे में ही चलना चाहिए, दायरे में ही रहेगा। ठीक है। अगला सवाल है रितेश का, इंदौर से हैं हमारे साथ। पूछिए रितेश। नितिन जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। नितिन जी मेरा दोनों एक्सपर्ट से एक ही क्वेश्चन है। मैंने लास्ट जो कॉन्ट्रैक्ट था सिल्वर का, इसमें मैंने बाइंग करे थे 12 लॉट, फिर हमको इसको रोल ओवर करना पड़ा। 37,380 भी हमारा करंट पोजीशन है, और हमको कम से कम अप्रोक्सीमेट पर लॉट लॉस आ रहा है 850 रुपीज का। ओके। रोल ओवर पे अभी 12 लॉट मेरे स्टैंडिंग है 37,380 पे करंट कॉन्ट्रैक्ट पे। अच्छा ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए और हमारे रेट कब तक आ जाएंगे जो हमारा लॉस भी कवर हो जाए और हम इक्विवेलेंट पोजीशन पे आए या सरप्लस हो जाए? ठीक बात है, बिल्कुल सही सवाल है आपका। अजय क्या सुझाव है इनके लिए? देखिए ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी टाइम से ले रखा है। मुझे लगता है कि एक 1 वीक का पीरियड चांदी को देना चाहिए। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे दिमाग में अभी सामने आता है। पहला है इंटरेस्ट रेट। 26 तारीख को जो यूएस की मीट है, जहां अटकलें लगाई जा रही थी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, मुझे लगता है कि जिस ढंग से डेटा और साथ में ईसीबी से जो अपडेट्स आ रहे, अगर ये रेट हाइक नहीं होता है सितंबर में, गोल्ड सिल्वर में बड़ी तेजी देखने मिल सकती है। वहीं गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात करें तो करीबन 27 साल के हाई पे पहुंच चुका है, 85 के करीब। हिस्टोरिकली देखा गया है कि 80 के ऊपर गोल्ड सिल्वर रेशियो कभी नहीं होल्ड किया है। यहाँ से थोड़ा भी अगर करेक्शन आता है रेशियो में तो सिल्वर शुड आउट परफॉर्म गोल्ड। थर्ड थिंग है, जिस ढंग से बेस मेटल में रिकवरी आई है, कहीं ना कहीं चांदी भी एक बेस मेटल को रिफ्लेक्ट करती है और काफी अंडरटोन रह चुकी है। और $14 का जो लेवल है कॉमेक्स पे, वो काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रखा है। तो मुझे लगता है ये तीनों चीज अगर एक हफ्ते का टाइम के साथ मिला के काम करे तो मुझे लगता है चांदी में एक ब्रेकआउट आना चाहिए, जो 38,500 से 38,800 का लेवल 10 अक्टूबर से पहले पहले देखने मिलना चाहिए। तो इनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। सिल्वर में मुझे लगता है डाउन साइड काफी लिमिटेड है, अप साइड में कम से कम यहाँ से 1000 से 1500 रुपए की तेजी अगले 15 से 20 दिन में मैक्सिमम देखने मिल जानी चाहिए। ओके, 15 से 20 दिन में
1000 से 1500 रुपए की तेजी आपको चांदी में दिख सकती है। बीरेन जी, आपका व्यू लेड के ऊपर क्या होगा? लेड में अगर अभी ट्रेड करना हो तो क्या जो करंट रेट है लेड का, ये अट्रैक्टिव दिख रहा है आपको ट्रेडिंग के लिहाज से? मैं तो करंट लेवल से भी शॉर्ट प्रेफर करता हूँ। इसकी स्विंग अपसाइड जा सकती है 148 150, लेकिन जिन लोगों को कैरी रिटर्न कमाने का प्रेफरेंस है तो वो शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर महीने इसमें बड़े लॉट पे 7,000 रुपया 7,500 रुपया बदला मिलता रहेगा। ठीक है। अगला सवाल है जय साहनी का, मुजफ्फरपुर से हैं हमारे साथ, पूछिए। जी, जिंक हम शॉर्ट किए हैं 10 लॉट, आगे कितना तक का नीचे का लग रहा है? 145 पे आपने शॉर्ट किया है। 185 पे, राइट। और अभी मार्केट है 176 के नीचे, तो अच्छा ट्रेड है आपका, आप अच्छा खासा आपको यहाँ पर मुनाफा मिल रहा है। लेकिन अजय केडिया, क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए इनको या रुकना चाहिए अभी? और गिरावट आप देख रहे हैं जिंक में? मुझे लगता है इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 185 का शॉर्ट काफ़ी अच्छा है, 175 का भाव चल रहा है। जनवरी से अभी तक नो डाउट हमने प्राइजेस में काफ़ी बड़ा फॉल जरूर देखा, बट अभी लगता है क्वार्टर 4 में एनवायरमेंटल इशू की वजह से लास्ट ईयर भी हमने कुछ यूनिट्स बंद होते हुए देखा चाइना से, उसके बाद बड़ी तेजी आई थी। तो सेम वे मुझे लगता है कि अगर प्राइजेस 165 का लेवल होल्ड करता है तो वी आर एक्सपेक्टिंग 185 से 192 तक का लेवल अक्टूबर एंड तक देखने मिल जाएगा। बेटर है जो प्रॉफिट मिल रहा है इनको बुक करके निकल जाना चाहिए शॉर्ट पोजिशन से। अगला सवाल है राम जी का, पूछिए राम जी। नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। दोनों एनालिस्ट से मेरा प्रश्न है। जी जी, पूछिए। कैस्टर के बारे में पूछना है। बीरेन वकील जैसे पूछना है, फंडामेंटल कैसा लगता है? ठीक है। और केडिया कमोडिटी से टेक्निकल पूछना है। ठीक है। बीरेन जी, कैस्टर पे तो आपकी महारत हासिल है, आप लगातार इसके ऊपर अपडेट रखते हैं, फील्ड में भी जाते हैं। क्या ताज़ा अपडेट है आपके पास फंडामेंटल को लेकर? महारत तो नहीं है मेरी, अभी भी सीख रहा हूँ मैं इसको, लेकिन फंडामेंटल इसके दिखने में काफ़ी अच्छे है। रियल में मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा कि वो 80 रुपीज़ का ये बदला है कैरी कॉस्ट। नहीं, ये जो आपने बताया कि दिखने में अच्छे हैं, रियल में तो इसमें क्या डिफरेंस है दिखने में और रियल में? दिखने में यह है कि हम 4 साल से इसका कैरी फॉरवर्ड बहुत टाइट मान रहे थे और डेफिसिट देख रहे थे, लेकिन माल कहाँ से आ रहा है मालूम नहीं पड़ता। जब भी चाहो मिल रहा है, बस मिल रहा है। तो क्या फंडामेंटली आप क्या जज कर रहे हैं इस काउंटर को? तो ये दिखने वाला फंडामेंटल टाइट बैलेंस शीट वाला है और रियल है वो इजी बैलेंस शीट वाला है। तो मार्केट किस पे रिएक्ट करेगा? फिलहाल तो शॉर्ट साइड रहना प्रेफर करूंगा। मैं रियल पे प्रेफर करता हूं और मैं शॉर्ट साइड प्रेफर करूंगा इसमें। ओके, तो आपको लगता है कि अभी गिरावट रहेगी कैस्टर में। टेक्निकल चार्ट पर क्या है आपका व्यू अजय कैस्टर को लेकर? देखिए, फंडामेंटल नो डाउट रेंज ने बताया बिल्कुल सही दिखा रहा है, लेकिन टेक्निकल में हमने देखा कंसोलिडेशन फेज में है मार्केट, जो नीचे में हो सकता है 100 रुपये की और मंदी मिल जाए, बट ओवरऑल हमें लगता है कि ब्रेकआउट जल्द आ सकता है 4980 या मोटा मोटी 5000 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो 5300 तक का लेवल हम देख सकते हैं कैस्टर में। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि एक 100 रुपये की गिरावट जरूर देखने मिल जाती है। तो थोड़ा पेशेंसली होल्ड वेट करना चाहिए, 100 रुपये की गिरावट पे यहाँ पे एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है प्रहलाद का, पूछिए प्रहलाद। जी सर, नमस्कार सर जी। हम किसान हैं, गांव से बोल रहे हैं। गुआर की फसल बिल्कुल खराब है, तो आने वाले दिनों में गुआर 7000 तक जा सकता है सर? गुआर पे लगातार सवाल भी आ रहे हैं, जवाब भी दिए जा रहे हैं कि गुआर में तेजी की उम्मीद है, और दोनों जानकार इस बात को लेकर सहमत हैं कि 5000 से ऊपर का लेवल भी आपको आने वाले समय में गुआर में दिख सकता है। लेकिन अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का, जहां पर हमारे दोनों जानकार आपको ये बताएंगे कि इनकी पसंदीदा कॉल आज के लिए कौन कौन सी हैं। अजय केडिया जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मुझे लगता है जिस ढंग से गोल्ड में एक अच्छा इंटरनेशनली $1200 का होल्ड कर रहा है लेवल, तो मुझे लगता है गोल्ड बाय करके चलना चाहिए। ऊपर में 30,850 तक का लेवल गोल्ड में देखने मिल जाएगा। आपकी रैपिड फायर कॉल बीरेन भाई? मैं नेचुरल गैस बाय प्रेफर करूंगा 207 में, 213 का मेरा टारगेट रहेगा और 205 का स्टॉप लॉस। आपकी आखिरी कॉल केडिया जी?
मित्र मुझे लगता है बेस मेटल में कॉपर काफ़ी अच्छा लग रहा है, करंट मार्केट से भी लिया जा सकता है, ऊपर में 440 से 442 तक के लेवल कॉपर में देखने मिल जाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय केडिया आपका और वीरेंद्र वकील जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी में शाम के कारोबार में कहां पर कमाई के मौके बन रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।